अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में इस मुलाकात को मुस्बत भी करार दिया, इससे एक तासुर ये आ रहा है सामने कि शायद मामलात कुछ मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? देखिए, अभी तो क़ब्ल वक्त होगा ये कहना, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ मसला ये होता है कि जब हम किसी की मुखालफत करते हैं तो एक इतनी हार्ड पोजीशन ले लेते हैं। अब अली अमीन गंडापुर के बारे में विद इन पीटीआई जो है क्या तनकीद हो रही है। एक तरफ आपने नारा लगा दिया कि जी वे तो मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है और इससे मैं क्यों मिलूंगा और इस तरह की बातें, और दूसरी तरफ आप दूसरे ही दिन आप जाके जो है उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो असल में हमें एक हार्ड पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है एक चीफ मिनिस्टर है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसने हर सूरत में चाहे आपकी रिजर्वेशंस हो या नहीं हो, लेकिन फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो रिश्ता है वो तो अपनी जगह कायम होता है। पार्टीज पोजीशन अलग होती हैं। पार्टी जो है वो पोजीशन कोई और रखती है, पार्टी लीडर एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन एज ए चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेगा तो कैसे प्रोविंशियल गाड़ी कैसे आगे बढ़ेगी। तो मदर भाई, आपको लगता है कि कोई थोड़ी सी नरमी तरफैन में पैदा होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ काम करने का मौका मिलेगा? मतलब आज भी अगर देखें गुज़श्ता कुछ अरसे से तो ऐसा लग रहा है कि तमाम तर कवानीन की तशरीह पीटीआई के गले में पड़ जाती। देखिए, अब हबीब मसला ये है कि एक तरफ अली अमीन गंडापुर और वजीर आजम की मुलाकात के ऑप्टिक्स बड़े अच्छे थे, एक आइस ब्रेकिंग कहा गया, लेकिन आज ही असद कैसर साहब का बयान देख लें आप जी। वो मज़ाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हम तो मज़ाहमत की तरफ जाएंगे अगर ये चीजें नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन। तो पहले पीटीआई खुद तय कर ले। कहीं ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी तो नहीं चल रही मजहर साहब? नहीं, ये एक खबर ये है कि असद कैसर साहब अपने भाई को स्पीकर बनाना चाहते थे। अच्छा। ये विद इन पीटीआई के भी इश्यूज हैं जी। जिस तरह बैरिस्टर गौहर और अफजल शेर मरवत साहब के इश्यूज हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ये काफी इंटरनल पीटीआई के विद इन पीटीआई जो है काफी मामलात हैं। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली जाहिर है बानी पीटीआई जो है वो अब अडियाला जेल में बैठ के किन मसाइल को सॉर्ट आउट करेंगे। ये मसाइल तो इन्हें खुद सॉर्ट आउट करने तय कर लें। आपने मज़ाहमती सियासत करनी है तो अली अमीन गंडापुर से कह दें कि जी वो आइंदा जो है फेडरल गवर्नमेंट से ना मिले, या ये कि तय करें कि भाई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो हमने बातचीत करनी है, इसलिए कि प्रोविंस को आगे बढ़ाना है, हमने फंड्स चाहिए, अभी बजट है, एनएफसी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी, हमें अपनी रिसोर्सेज चाहिए। और या ये कि आप तय कर लें कि जी हमने लड़ाई लड़नी है तो ठीक है, तो फिर तो आप वही बात कहीं हम उसी तरफ ना चले जाएं कि जी कौमी असम्बली से भी निकल आए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी निकल आए और फिर वो लड़ाई वाली सूरत-ए-हाल। तो पहली चीज ये कि देखें, गवर्नमेंट प्रॉब्लम ये हो रही है कि गवर्नमेंट तो इस वक्त, या गवर्नमेंट के पीछे भी जो लोग हैं उनके असल मामलात पीटीआई से तय होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन तो नहीं है। लेकिन विदाउट इमरान खान, यानी इमरान खान जेल में हो, तो क्या पीटीआई कोई ऐसी मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की सलाहियत रखती है जिसपे खुद विद इन पीटीआई, जो आप कह रहे हैं कि उसके जो इख्तलाफ है उनका, वो छोड़ दिया जाए और किसी मुत्तफिक का एक हिकमत अमली पे काम किया जाए? वो आपको कोई बनते नजर आ रही है? क्योंकि अगर ये नहीं बनती तो इस तरह तो फिर मौजूदा हुकूमत को वॉकओवर मिलता रहेगा। अभी ये इशू बहुत पुराने हैं पीटीआई से। मेरी माजी में जो है वो इमरान खान साहब से बातचीत होती भी रही है। इवन जो 2013 में इलेक्शंस उन्होंने कराए थे, पार्टी के इलेक्शन, बाद में मुझसे कहते थे कि ये मेरा सबसे गलत फैसला था। और गलत फैसला ये नहीं था कि पीटीआई के इलेक्शन क्यों कराए, गलत फैसला ये था कि जनरल इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले नहीं कराने चाहिए थे। और उसकी वजह उन्होंने बताई कि फिर हुआ ये कि जो पार्टी इलेक्शंस हुए उसमें शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन आमने सामने आके खड़े हो गए। तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट गया वो जनरल इलेक्शन पे गया इसमें। तो उसके बाद भी अगर आप देखें तो उसके बाद एकदम पीटीआई के अंदर इलेक्शंस का सिलसिला ही तकरीबन रुक सा गया था। हालांकि उस वक्त भी मैंने उनसे यही कहा था कि ये सारी चीजें होती रहती हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि पार्टी इलेक्शंस ना हो, ये सारी जमातों का इशू है। तो लेकिन आपने कोई मिसाल कायम की है तो इसको आगे बढ़ाएं। लेकिन डिफिकल्ट है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं
कि ये बड़ा डिफिकल्ट है पीटीआई में, खासतौर पे ऐसी जगह जहां आपको पता है कि आपकी पिछले 2 इलेक्शन में मुसलसल 2/3 मेजॉरिटी आ रही है और ओवरऑल आपकी 3rd वो है। अब ये देखिए, ये जो रिजर्व सीट वाला फैसला है, कम न कम मेरी जो है नाकिस राय में, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का फैसला किसका था, उसकी मंतक क्या थी, उससे बहुत बेहतर ऑप्शन जमात इस्लामी थी। चले JUI के बारे में पार्टी के अंदर रिजर्वेशंस थी, लेकिन जमात इस्लामी के साथ तो आप जा सकते थे। आप कोई जमात इस्लामी में शमूलियत थोड़ी कर रहे हैं। ये मसाइल भी ना होते, ये मसाइल नहीं होते, कभी भी नहीं होते। आप एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं और इस चीज को आपने देखा ही नहीं कि भाई वो पार्टी, उस पार्टी का सरबराह आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा है। जी। अच्छा मजहर साहब, आपको क्या लगता है क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकसू नहीं हो पा रही कि किस तरह से स्ट्रेटजी को लेकर आगे चला जाए? अब हम देख रहे हैं बार बार एहतजाज की बात की जाती है। असद कैसर साहब कह रहे हैं ईद के बाद जोरदार तहरीक चलाएंगे। तहरीक कैसे चलाएंगे? बाहर निकलते हैं तो इनके रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें तो कोई और स्ट्रेटजी बनानी चाहिए फिर इस हवाले से। देखिए, एक तो देखे ना आपने, जब वही बात है कि पीटीआई में एक इशू ये भी आया इस वक्त, अगर आप देखें उनकी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से लोग उनके गिरफ्तार हैं, बहुत से लोग फरार हैं। इस वक्त जो लोग मौजूद हैं उनमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनका कोई बहुत सियासी तजुर्बा या सियासी माजी नहीं है उनका। जैसे लॉयर्स हैं, जितने लॉयर्स हैं उनका कोई बड़ा तवील पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अब प्रॉब्लम उन लोगों को समझने की है जो पीटीआई के साथ साल से रहे हैं। मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब, चाहे बैकग्राउंड रह के आरिफ अलवी साहब एक रोल प्ले कर सकते हैं इसके अंदर। और बानी पीटीआई को कहीं ना कहीं एतमाद करना पड़ेगा कुछ अपने लोगों पे। उसकी वजह यह है कि पीटीआई में एक इशू ये रहा है हमेशा से कि चूंकि एक शख्स के गिर्द पार्टी घूम रही है, तो जब आप एक शख्स के गिर्द पार्टी, जिस तरह हमने एक तरफ फैमिली है, फैमिली में चले ये होता है कि एक फैमिली से दूसरे बेटे वही, तो कम से कम एक सिलसिला तो चलता रहता है। यहाँ इशू ये है कि यहाँ जो पूरी पॉलिसी है वो एक शख्स डिसाइड कर रहा है। और जमात पे फिर तितर-बितर हो गई ना 9 मई के बाद। जी बिल्कुल यही हुआ ना उसमें। तो अगर अब आपने स्ट्रैटेजी बनानी है कि जी हमने ग्रैंड अलायंस बनाना है, तो ग्रैंड अलायंस का फैसला करे कोर कमेटी, उसमें तय करे कि जी JUI के साथ भी बात करनी है, हमने जो है अचकजई से भी बात करनी है, हमने और जो दीगर जमात इस्लामी से बात करनी है, ताकि इस पर आप एक इत्तेहाद बना के कोई चीज आगे बढ़ाएं, या आपने खुद सोलो फ्लाइट करनी है तो उसके बारे में भी तय करें। लेकिन JUI के साथ तो ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे ना मजहर अब्बास साहब, वो भी तो आड़े आएंगे। नहीं, ट्रस्ट इशू तो ये ना कि आपने मिनिमम एजेंडे पे जाना है ना। चले आप अपने तौर पे आपने करना है, तो आपने किस तरह आगे बढ़ना है। अब सिर्फ ये कि आपने 23 मार्च का एक जलसा ऐलान कर दिया, कोई स्ट्रैटेजी, देखिए जब आप कोई मूवमेंट चलाते हैं तो उसकी कोई स्ट्रैटेजी होती है। मुझे पीटीआई में इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आ रही ठीक कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, किस तरह आपने आगे बढ़ना है। वो बिल्कुल ये डे टू डे बेसिस पर चल रही है पीटीआई इस वक्त। तो आरिफ अलवी साहब का किरदार आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में एक तो मुझे नहीं पता वो 2 साल की पाबंदी वाली जो बात होती है, लेकिन इवन फर्ज करें अगर वो है भी, तब भी बैकग्राउंड एडवाइस तो आरिफ अलवी साहब मेरा ख्याल है देंगे भी। जिन्होंने आके पहला बयान दिया था उससे मुझे ये था कि शायद ये अपना रोल करेंगे, और वो कर सकते हैं क्योंकि वो बहरहाल पीटीआई के बुनियादी लोगों में से हैं, पुराने लोगों में से हैं उन्हें। लेकिन पीटीआई ने डे टू डे बेसिस पर अगर पॉलिटिक्स करनी है तो उसका बहुत नुकसान होगा। उन्हें संजीदगी से एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि विद इन पार्लियामेंट हमने क्या करना है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इससे दूर रखना पड़ेगा आपको। देखिए क्योंकि वहां परफॉर्मेंस मैटर करती है, वहां गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस देनी है। जब परफॉर्मेंस देनी है तो आपने फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी है, आपने उनसे पैसे लेने हैं। इन सारी चीजों को पीटीआई को देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। और इसीलिए कहा यही जाता है, और बहुत सी पार्टियों के मैनिफेस्टो में भी अमल नहीं करते, कि भाई गवर्नमेंट और पार्टी दो अलग अलग चीजें होती हैं। जब भी आप गवर्नमेंट में आते हैं तो पार्टी ओहदा छोड़ देना चाहिए आपको। पार्टी अलग चलती है और पार्टी चलाती है हुकूमतों को। तो लेकिन ये नहीं है हमारी सिचुएशन। खैर उसको छोड़ के असल चीज ये कि देखिए आपके 3 फ्रंट हैं इस वक्त पीटीआई के सामने। एक लीगल फ्रंट है जहां ये सारे फॉर्म 45, 47 वाले इश्यूज हैं। उस लीगल टीम को बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से दूर रहना चाहिए, उन्हें लीगल फाइट करनी चाहिए।
आपने पॉलिटिकल फाइट करनी है, उसमें यही होता है कि विद इन पार्लियामेंट रह के आप किस रेजोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा देखें। बाद औक़ात ऐसा भी होता है, जैसे सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, अब सेनेट के इलेक्शन में इस डिसएडवांटेज के बावजूद भी पीटीआई के अच्छे खासे सेनेटर्स मुंतखब होंगे। उसमें सिलेक्शन ऑफ द सेनेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किन लोगों को उधर भेज रहे हैं, कि कौन से आइडियोलॉजिकल लोग उधर जाएंगे जिसमें। तो मेरा ख्याल है अभी भी जो लोग ऑन ग्राउंड हैं, उसमें जो पुराने लोग हैं, उसमें उन लोगों को बैठ के पीटीआई को जाहिर इन कंसल्टेशन विद बानी चेयरमैन जरूर उस तरफ देखना चाहिए, ये डे टू बेसिस पर। और ये जो एक बिल्कुल पोल अपार्ट वाली पॉलिसी है ना कि असद कैसर साहब मज़ाहमती सियासत की बात कर रहे हैं और अली अमीन गंडापुर मफाहमत की तरफ जा रहे हैं, ये चीजें तय करनी पड़ेंगी पीटीआई को। फोकस्ड होना पड़ेगा ताकि मामलात जो हैं उन्हें हल किया जा सके। सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल ही आपकी खिदमत में बेलाग तबसरे और गैर जानिबदार तज्ज़िये लेकर आता है।